ऑलराइट, हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 12th, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और इस ये सब्जेक्ट हमें ये सिखाने वाला है कि जब से इंडिया मेजरली ये बात करेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की। सब्जेक्ट एज अ होल बता रहा हूँ। और उसमें भी जो इस सब्जेक्ट की शुरुआत हम करेंगे वो वहीं से करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 को इंडिया की क्या स्टेटस थी और वो स्टेटस क्यों थी, इसके रीजन पे भी जाना पड़ेगा। मतलब कि हमें ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल, यू कैन से, जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे उस समय हम हमारे साथ, हमारे इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, किस तरह का ट्रीटमेंट इंडिया की इकोनॉमी के साथ रहा, किस तरह की ग्रोथ उसके साथ रही, इसके बारे में एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए पहला चैप्टर बनाया है। उसके बाद फिर हम रेगुलर फ्लो में उसके आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, एक तरह से ये समझ लो इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और ये पढ़ रहे हो कि किस सिचुएशन में इंडिया ने क्या डिसीजन लिए, उसके क्या रिजल्ट रहे, क्या परिणाम रहे। इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट है ना, इसीलिए इसका नाम रखा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो पहला चैप्टर है वो तो हमारी पोजीशन बताता है उस दिन जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली है, दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 को, और उस दिन की वो पोजीशन क्यों थी। ठीक। सबसे पहले तो एक सब बिल्कुल ही हिस्ट्री की बात करें कि ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कब से है इंडिया में, तो एक फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, जो मराठास और अंग्रेजों के बीच में हुई 1757। 1857 द फेमस रिवॉल्ट है ना, सबसे फेमस क्रांति अंग्रेजों के साथ अगेंस्ट हुई थी 1857 में, उसके भी 100 साल पहले। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई वाली और ये जो क्रांति हुई थी वो 1857 की थी, उसके 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और वहां से ब्रिटिश रूल का ओरिजिन माना जाता है इंडिया में। ठीक है। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का पर्पस इंडिया में क्या था, उन्होंने क्या किया, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे साथ रहे। उनका जो बेसिक पर्पस था वो इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन था। उन्होंने देखा यार इस देश में बहुत रिसोर्सेस, ठीक है, तो क्यों ना इस इकोनॉमी के रिसोर्स यूज किए जाए। तो उन्होंने हमें एज अ फीडर यूज किया, मतलब बेसिकली वो इस इकोनॉमी से रिसोर्स चाहते थे। और ब्रिटिश कॉल मतलब अपने जो भी एम्पायर कह लो, ब्रिटिश एम्पायर, और मेनली बात कर लो इंग्लैंड की, उसका वो डेवलपमेंट करना चाहते थे। अगर तुम्हें मैं बताऊं तो हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि ये जो मशीन्स हैं ये उन्होंने सबसे पहले डेवलप कर ली, और मशीन्स प्रोडक्शन में काम आएंगी, ये बात उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली। और प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल उनके पास नहीं था, छोटा सा देश था उनका, या जहां से भी वो पूरी दुनिया में फैले रॉ मटेरियल लेके आने के लिए, और अपने यहाँ पे ले जाके वो प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो सारे इंटरप्रेनर वही लोग बने, और हम लोग जो है लेबर क्लास बना उनके लिए। यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से ले गए उन्होंने। जो सबसे बेसिक कोशिश की वो ये करी कि यहाँ पर हम पूरा एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे, और एग्रीगेरियन इकोनॉमी में उन्होंने, हम तो फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा उगा रहे थे, उन्होंने हमसे वो सब बंद करवा के कॉटन और जूट और ये सब चीज़ें ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि हम ये सब ज़्यादा उगाएं, ताकि वो लोग कपड़ा बना पाए, है ना। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मिल, सबसे पहले वही मेजर काम उन्होंने किया, है ना, कपड़ा बनाना। तो कॉटन जूट ये सब इंडिया से उगाना है, और
फिर ट्रांसपोर्ट भी इसीलिए उन्होंने डेवलप किया, है ना। सब झूठ बोलते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया, नहीं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा क्यों करा, इतने सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी आज भी इम्प्रेशन में है हमारे ऊपर। इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पुराना एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। उस तरह से आज भी हम पढ़ते हैं कि हम ज़्यादातर जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो क्लर्क का होता है, कि आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करो और आपको फर्क ना पड़े। वो लोग नहीं करते। आप संडेज को भी काम करो, आप दिवाली को भी काम करो, और आपको लगे नहीं यार काम तो करना ही है, ठीक है हमारा काम। वो लोग सैटरडे संडे काम नहीं करते, चाहे कोई कुछ भी कर ले उनका, ठीक है। तो उनका माइंडसेट वो क्रिएटिव और इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, और हमको वो सिखा दिया उन्होंने कि नहीं, आप एक क्लर्क की तरह काम करो। सो बेसिकली आज भी जो एलीट है, इंडियन एलीट, वो क्लर्क है। वो नीचे के लोग तो भी काफी कुछ इंडिपेंडेंट है, बट वो जो इंडियन एलीट है आज भी क्लर्क ही है। सो जितने लोग कोशिश करते हैं जैसे कलेक्ट्रेट बनने की या ये सब, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसको आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी आज भी बहुत ही कम प्रोडक्टिव है। सबसे बुरी हालत इंडियन ब्यूरोक्रेसी की है ना। वो रीजन यही है कि वो आज भी ब्रिटिश उस पे चलते हैं, और यही रीजन है कि वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उनके पर्पस में ये जुड़ा हुआ है। आज जो हम इतनी अपनी ऐसी स्थिति देखते हैं कि क्यों हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को खराब कर लिया, क्यों हमने सब्जेक्ट ही छोड़ दिए हमारे, और हम ऐसे सब्जेक्ट्स में आ गए। वो पर्पस ब्रिटिश रूल का था, तो आपके सबसे पहले तो उसने एजुकेशन से आपको खराब किया। एजुकेशन से खराब करने के बाद फिर आपके रिसोर्सेस लेने आसान हो गए ना, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, आपका क्रिएटिविटी ओवर। आप वो करोगे जो आप ऑर्डर फॉलो कर, आपको आपके माइंड को इस तरीके से मोल्ड किया गया कि आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो इस चैप्टर में भी लिखा है, अभी तुम पढ़ोगे इस चैप्टर में तुम्हें फील आ जाएगा कि नहीं, ब्रिटिश को जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका सपोर्ट भी करेंगे ये लोग। एंड दैट इज नॉट ट्रू, बट इट्स आर इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और इसका आंसर हमें लिखना है। तो मैं समझा के बताऊंगा तुम्हें कि ये कितने, अभी भी लोग उनको ठीक से क्लियर कट ये नहीं लिख पाएंगे कि उन्होंने कुछ सब कुछ बुरा ही किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। अगर जैसे कई लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, दो पॉइंट पे तो सभी लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया का लॉ सिस्टम अच्छा है, वो उन्होंने बनाया। वो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। आज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, वो तो कोई खुल के ना किसी ऑथर को लिखने देंगे ना बोलने देंगे, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। नंबर टू, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो हमें 70-80 ईयर्स नहीं लग जाते डेवलप होने के लिए। चाइना डेवलप हो गया ना, हमारे साथ ही लगभग आज़ाद हुआ है। एक वो इसराइल हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, वो डेवलप कर गए बहुत कुछ। साउथ कोरिया कितना डेवलप कर गए, हमारे सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। तो उसका रीज़न यही है कि ये जो हम मान के बैठते हैं कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने जो लीगल सिस्टम दिया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको अच्छा मानते हैं। थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया, नहीं, उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट उनकी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बनाया, और हमसे ही बनवाया, और हमारे ही रिसोर्सेज से बनवाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वही वाली बात है कि ताजमहल इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, रिसोर्स हमारे, मजदूर हमारे, इंजीनियर हमारे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, हाँ, ऑर्डर दिया, हंटर मारे, लोगों को गोलियां मारी। ये जो पूरा रेलवे के लिए इनको क्रेडिट देते हैं, रेलवे के लिए क्या कॉस्ट बियर की है इंडिया ने, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके फैक्ट्स हैं, उसके फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहानी है, उसके फैक्ट्स हैं। आदिवासी लोगों के गांव इन लोगों ने किडनैप किए, और उस तरह से मजदूरी करवाई कि उनको सिर्फ खाना मिलेगा और उनको कंटिन्यूअसली काम करना है। और
ऑब्वियसली रेल की पटरियां बिछानी है, यहां से लेके कहां तक, स्वेज कैनल तक, तो बहुत लंबा। ये सब चीजें जो है हिस्ट्री का पार्ट है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। हम इकोनॉमिकली समझेंगे कि उन्होंने कैसे इंडिया को डेंट दिया, बट इकोनॉमिक डेंट आने के लिए ये थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बनाना जरूरी था। अब हम एज अ फीडर इकोनॉमी यूज हो रहे थे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आंसर में आना चाहिए। फीडर इकोनॉमी मतलब हम उनकी इकोनॉमी के लिए रिसोर्स फीड करते थे, ठीक है। ब्रिटिश रूल ने टेम्पर की है इंडियन इकोनॉमी, और बहुत बुरी तरह से टेम्पर की है। एक्सप्लॉइटेशन किया है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब तुम समझते हो, एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है आप एब्यूज कर रहे हो रिसोर्सेस को, ठीक है ना। आप सिर्फ यूज नहीं कर रहे हो, आप एब्यूज कर रहे हो। हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को इतना एब्यूज किया कि वो खत्म हो गए एक तरह से, वो रिसाइकल नहीं हो पाए। हमारी नदियों को एब्यूज किया, हमारे जंगलों को एब्यूज किया, सो वो रिसाइकल नहीं हो पाए। तो एक्सप्लॉइटेशन वो वर्ड है कि भाई आप इस बुरी तरह से इस्तेमाल करो कि उसमें रिसाइकलिंग की कैपेसिटी ना बचे। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने एब्यूज किया। और सबसे बड़े रिसोर्स जिसका एब्यूज किया है उन्होंने, वो ह्यूमन रिसोर्स है। उसका बैकग्राउंड मैंने तुम्हें अभी समझाया कि अगर वो हमें हमारी पढ़ाई करने देते, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फॉलो करने देते और हमें यूज कर लेते, तो शायद इतना बुरा नहीं होता। उन्होंने हमारा अब्यूज किया, हमें वैसा डेवलप करवाया कि हम उनके काम के रहें और अपने खुद के लिए कुछ ना कर पाए। सो दैट्स द मेन रीजन कि वो हम पे 200 साल तक राज कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी अब्यूज किया है, जैसे मैंने कहा जंगल, नदी, पहाड़, है ना। तुम अगर देखोगे तो आजकल कुछ मूवीज उस पर बनती हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग इनसे लड़ते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बुरी तरह अब्यूज करते थे, ठीक है। सो फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स, कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने थोड़ा सा बेसिक्स में तुमसे बात कर ली कि इनका कोई भी सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है। हमको इसमें जैसा वो बोलेंगे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट बेसिकली ये तीन वर्ड समझो कि इंडियन इकोनॉमी या इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया, उनका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो और उनका पर्पस क्या था। तो उनका पर्पस था अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को फीडर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने टेम्परिंग की इंडियन इकोनॉमी को। टेम्परिंग करने का मतलब है तो उसे नुकसान पहुंचाना, और जितने रिसोर्स थे नेचुरल और ह्यूमन, उनका अब्यूज किया, दैट मींस एक्सप्लॉइटेशन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वी विल स्टडी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस। तो स्टेट मतलब सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रायर टू इंडिपेंडेंस मतलब हम बात कर रहे हैं अब पीछे की, एंड जस्ट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की। अभी तक जो मैंने बात की वो कहां तक के लिए की, कि इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि हम जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो हमने क्या किया। चैप्टर ज्यादा फोकस इधर ही करेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इंडिया बना, मतलब हम तो यही मानते हैं ना कि इंडिया फिर से अपने कंट्रोल में आया है, या इसके लोगों के कंट्रोल में आया है आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो उसके पहले की बात थोड़ी देर होगी, और क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो ब्रिटिशर्स की वजह से थी, और ब्रिटिशर्स की वजह से क्यों थी उसको हमने पढ़ना शुरू कर लिया है। आगे चलते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्टर्स। हमें वो रीजन समझने पड़ेंगे पहले तो, कि हम इतने अंडर डेवलपमेंट में क्यों हैं, हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड और स्टैग्नेंट क्यों है। स्टैग्नेंट
का मतलब होता है बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है जब कोई, तो उसे स्टैग्नेशन बोलते हैं ना, रुका रुका हुआ है, जैसे ग्रोथ के कंसेप्ट में कोई चीज रुकी हुई है तो उसको स्टैग्नेंट बोलते हैं। तो हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स होने का मतलब कौन से रीजंस है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट है और वो रुकी हुई है या स्लो ग्रोथ कर रही है। आई होप ये बात समझ में आई। तो थोड़ा सा मामला मैंने खींचा भी उसको, अननेसेसरी उतने की जरूरत नहीं है। काम की चीजें ऊपर के जितना मैंने पढ़ा है उसमें से लगभग कुछ नहीं है, एग्जाम में उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और फिर ऑब्वियसली इन जनरल सेंस तुम्हें भी थोड़ा ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई कभी भी कहता है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ भी अच्छा किया है तो आई विल नॉट बाय दैट। वो सच नहीं है। अगर कोई 2 घंटे भी रिसर्च कर लेना ईमानदारी से तो उसको पता चल जाएगा कि ये सब झूठा है। देयर इज नथिंग गुड, क्योंकि इंटेंशन गुड नहीं था ना भाई। हमारे लिए अच्छा हो गया वो तो नेचुरली कुछ, हम किसी चीज का आज फायदा उठा लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट देयर इंटेंशन वाज वेरी वेरी क्लियर, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो था। वो लो था मतलब उनकी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दे वांट टू यूज यू। और उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ, अब उनको सामान ले जाना है तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। पता है उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के गए थे जितना उनके लिए जरूरी था। ठीक है। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है पे पहले आते हैं कि आखिर उसके पहले क्या था। आखिर ये लो लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में क्यों हुआ? तो देखो, हमारी जो इकोनॉमी थी पहले वो बहुत ही प्रॉस्पेरस थी। इट वाज अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है हम किसी और देश पे ज्यादा डिपेंड थे ही नहीं, कुछ इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ता था, हम सारी चीजें अपने लिए खुद ही। हमारा सिस्टम इस तरह से था कि जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें है, जो भी गुड्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उसमें हम सेल्फ रिलायंट थे। ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेल्फ रिलायंट थे और इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब हमारी डिपेंडेंसी नहीं थी किसी और इकोनॉमी पे। बेसिकली हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे, और उस समय फूड, मतलब बहुत दुनिया के कई देशों में फूड क्राइसिस था, हमारे साथ कोई फूड क्राइसिस नहीं था। एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी और पीपल जो है अपनी जो मेन अर्निंग, यू कैन से पूरे इकोनॉमी का अर्निंग बैकबोन, हर व्यक्ति अपनी इनकम को एग्रीकल्चर से जोड़ लेता था, मतलब एग्रीकल्चर से ही डिराइव कर लेता था। तो मोस्ट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसलिए हम कौन सी इकोनॉमी कहलाते थे? एग्रीगेरियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने कौन सी इकोनॉमी बनाई? कैपिटल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। उन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उनके पास रॉ मटेरियल था ही नहीं। तो जो जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे और जो यू कैन से इस तरह प्रॉस्पेरस एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे इंडिया जैसे, उन देशों को अटैक करके उनको कंट्रोल करके और वहां से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया। ये उनका बेसिक इंटेंशन था, इंटेंशन टू एक्सप्लॉइट। और फिर भी वही वाली बात है कि वो लोग क्रूएल इसलिए थे कि वो अगर सिर्फ हमारे रिसोर्स यूज करते दैट इज ओके, बट उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे अटैक किया और ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया, इस वजह से वो लोग क्रूएल थे। उनका इंटेंशन ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना था। आगे चलते हैं। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और जैसे उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है और हमसे भी बुरी तरह से मतलब यूज किया, हमारा जैसे सिस्टम बिगाड़ना पड़ा उन्हें। अफ्रीका जैसे देशों में तो उन्होंने वहां पे भी बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स के साथ इसी तरह से बिहेवियर किया है। और साउथ अफ्रीका में काफी सारे वाइट्स आज भी हैं, अभी भी वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लीडर्स फेमस हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका के भी एक लीडर तुमने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला फेमस है। सो ऐसा उन्होंने दुनिया भर में बहुत सारी जगह गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्रुएलिटी थी, सीधी सी बात है।
और हम उस क्रुएलिटी से उभर उभर भी नहीं पा रहे अभी भी। इतने साल हो गए हैं तब भी हमारे माइंड और हमारी एबिलिटी उनके बाहर नहीं सोच पाती। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल तुम लोगों की जनरेशन सोच पाए। तो जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल आया उसके पहले हम कैसे थे? तो उसके पहले हम प्रॉस्पेरस थे, उसके पहले हमारी इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। प्रॉस्पेरिटी में कौन सा वर्ड समझाना है? प्रॉस्पेरिटी के लिए तुम्हें वर्ड समझाना है हम सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे। एग्रीगेरियन के लिए तुम्हें कौन सा वर्ड समझाना है? एग्रीगेरियन के लिए तुम्हें समझाना है कि हम यहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अप्रॉक्स टू थर्ड और उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड अर्न करती थी एग्रीकल्चर से। इसलिए हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहलाते थे। और हम अच्छे फूड प्रोडक्ट भी उगाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जूट वगैरह, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन सब उगाते थे। और हमारे पास सभी तरह का लैंड था। आज भी तो इंडिया, अब तो इंडिया छोटा सा बचा है, उस समय इंडिया और बहुत बड़ा था और उसके पास सभी तरह के लैंड्स थे। राइट, आगे चलते हैं। वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे बहुत तो बिजनेस भी करते थे, ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं था। और इंडिया का रूट सिल्क रूट कहलाता था और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में। और हम ना सिर्फ कॉटन जो कि रॉ मटेरियल था कपड़ों के लिए वो तो बेचते ही थे, हम सिल्क वो भी एक रॉ मटेरियल था जो कपड़ों और कपड़ा बना के भी बेचते थे। राइट, तो रॉ मटेरियल कॉटन सिल्क, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी हमारी जिसमें हम एक्सपोर्टर थे। तो बनाते भी थे, है ना, और रॉ भी बेचते थे, बना के भी बेचते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास बहुत नेचुरल रिसोर्स थे, मेटल। और मेटल में भी प्रीशियस आज भी उन्होंने रख रखा है ना, वो हमारा डायमंड, वो एक एग्जांपल है। और वो बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस और बहुत ही यूनिक है, इसलिए तुम्हें पता है वो यहाँ से न जाने कितने मेटल्स ले गए और प्रीशियस स्टोन्स ले गए। तो प्रीशियस स्टोन के मामले में, मेटल्स के मामले में हम बहुत रिच थे। और वो सब कुछ हमारे इकोनॉमी का यू कैन से कैरेक्टर थे। तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, एग्रीगेरियन थी, हम सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे, किसी पे डिपेंड नहीं थे। आज तो हम बहुत सारी चीजों के लिए लोगों पे डिपेंड हैं। और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी। राइट, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस थे। इस उसी को तो उन्होंने देखा कि ये कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, इंडिया से। तो वो पहले भी वो वास्को डिगामा इंडिया ढूंढने निकला था, वो अमेरिका ढूंढने नहीं निकला था। वो अमेरिका पहुंच गया। हर व्यक्ति इंडिया ढूंढने निकलता था कि बोले यहाँ पे ये लोग ना तो किसी के ऊपर डिपेंड है, ना ये इम्पोर्ट ये एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं। और ये स्टोन्स और मेटल देख के तो उस समय दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वही थी। आज के समय जैसे ऑयल है, उस समय स्टोन और मेटल्स थे। राइट, सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में फेमस थे। उस इंडिया की रेपुटेशन थी कि वो फाइन क्वालिटी, एक तो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनाता है और उसके स्टैंडर्ड्स भी हाई होते हैं। ठीक है, तो हाई स्टैंडर्ड्स और हाई क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में हम बिजनेस करते थे और ये बिजनेस हमारा वर्ल्ड वाइड फेमस था। फिर क्या हुआ? ये तो हो गए ब्रिटिश रूल के पहले की बात। अब ब्रिटिश रूल में हमारे साथ क्या हुआ? ब्रिटिश रूल में उनकी पॉलिसी क्या थी? मैंने तुम्हें इसका एक बेसिक वर्जन दे दिया। इकोनॉमिक टर्म्स में पॉलिसी थी कि उनका पूरा फोकस था अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। और उनको चाहिए जो वो इंडिया से निकालना है ना, सोना और ये सब तो उन्होंने सीधे सीधे लूट लिया। ये तो सीधे ही ले गए वो। ठीक है, तुम्हें आ, पता चलेगी अगर लंदन का म्यूजियम देखोगे तो शिवाजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उनको हराया, मतलब मराठा को हराया था। तो जो भी राजा वगैरह थे उनकी सीधे सीधे सोना और ये सब उनसे ही लूट के ले गए। उसके बाद जो किसान लोग थे उन पे लगान वगान शुरू किया तुमने। अब तो मूवीज आ गई हैं उन सब पे, देखो अब। तो फूड ले जाते थे इंडिया से जो उगाओगे, फिर क्रॉप्स कौन सी उगाओगे वो उनके कंट्रोल में होगा, ताकि उनके इंडस्ट्रीज के लिए फीडर बनो, रॉ मटेरियल तैयार करो।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार करने के लिए तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, तुम्हें गुलाम बनाएंगे और फिर तुमसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाएंगे, खुद काम नहीं करेंगे। तो जो भी रोड बनाने हैं, जो भी रेलवे ट्रैक बनाने हैं, वो तुम बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, खेतों में काम करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे। उन्होंने हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया। और जो लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। ये बात जिसको समझ में आ रही है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि भाई उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। 200 साल, मतलब कितनी जनरेशन निकल गई होगी, राइट। अभी हमें 70-80 साल में धीरे 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 करके हम रिकवर करना शुरू कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना बर्डन डाल गए वो हम पे। और इस तरह के मानसिक, मतलब जब इंडियन एलिट इस तरह की सिचुएशन में है, जिनके पास इंडिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। ये एलिट क्यों प्रॉब्लम करती है? इंडियन एलिट होगी मुश्किल से 10%, 90% लोग एलिट नहीं है। तो वो जो 10% है, वो 70 से 80% रिसोर्स कंट्रोल करते हैं इंडिया के। और अब बाकी के जो लोग हैं 90%, उनके पास रिसोर्स क्या है? 10-15%, राइट। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। देर आर टू फोल्ड स्ट्रेटजी ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, उसको पूरा बर्बाद कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसका भी डिक्लाइन हुआ, उसे पूरा खत्म नहीं किया था। इंडिपेंडेंस के बाद भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की रेपुटेशन थोड़ी बहुत बची थी, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत बची थी। पर वो पार्टीशन करवा के हमसे अलग कर दी उसके बाद, वही पार्टीशन करवा के गए ना। तो जो वो वेस्ट बंगाल के उधर ईस्ट बंगाल था, जो अब बांग्लादेश है, पहले तो वो पाकिस्तान ही बना था 1947 में, 71 में वो बांग्लादेश बना। वो पूरा एरिया था जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलता था। वो तुम समझ लो ना, बे ऑफ बंगाल पे है वो, पूरा कोस्टल लाइन पे है, और वहां से ही ट्रांसपोर्ट होता था। तो रॉ मटेरियल वहां तक जाता था, और फिनिश गुड्स की इंडस्ट्री भी वहीं लगी थी, और वो वहीं फिनिश होके, वहीं पैकिंग होके आगे एक्सपोर्ट हो जाता था। तो उस पूरे रीजन में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो इंडिया से तो ये कहानी अब खत्म हो गई है, राइट। 1947 में ये पूरी वेस्ट बंगाल में, मतलब ईस्ट बंगाल में चली गई, दैट इज पाकिस्तान में चली गई, और पाकिस्तान वालों ने तो सब चीजें ही बर्बाद कर दी। तो ये कौन सी नई बात है? ठीक है, उन्होंने ये भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने पूरा मोहनजोदड़ो बर्बाद कर दिया, है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं जो पाकिस्तान ने बर्बाद कर दी, जो इंडिया में थी। और इवन अंग्रेजों के इतने साल लूटने के बाद भी शायद वो रिवाइव हो जाती, तो वो लोग पार्टीशन भी करा गए। अपने लिए बफर जोन बनाया था उन्होंने रशिया के लिए। सो मतलब वो जाते जाते भी पूरे उसी सिचुएशन में थे। वो कमजोर हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसलिए उनको जाना पड़ा, पूरे दुनिया से जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि इंडिया कोई आजाद हो गया, ये भी एक थोड़ा सा मिथ है कि हमने आजादी छीन ली। नहीं, नहीं छीन पाए तुम। वो कमजोर हो गए थे, वो इतने कमजोर हो गए थे, पूरी दुनिया से उन्होंने अपना एस्केप निकाला, है ना। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कहीं भी अब ब्रिटिशर्स नहीं है, राइट। जरा इनकी हिस्ट्री पढ़ो। 1947 में कितने देश आजाद हुए थे? इसराइल तब बना है, चाइना तब आजाद हुआ है, हम तब आजाद हुए हैं। ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में चल रहा था, राइट। तो हम कोई यूनिक नहीं है उस मामले में। वो हमको ऐसे सिखाया गया बचपन से, या हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। और उसमें भी आर्मी म्यूटिनी कर रही थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सब कुछ आर्मी पावरफुल थी, राइट। और उनको भी समझ में आ रहा था कि हमारे देश पे इतने सालों से कंट्रोल कर रहे हैं, और दिख रहा था कि बहुत सारे देश आर्मी म्यूटिनी से, तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी म्यूटिनी हुई। जो जो एफर्ट लगा रहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस, आर्मी म्यूटिनी का एफर्ट लगा रहे थे वो। और कई देश आर्मी म्यूटिनी से आज़ाद हुए थे, क्योंकि आर्मी में लोग तो हमारे ही थे, राइट। और बहुत बड़ी म्यूटिनी हुई थी 1947 के जस्ट आसपास, मतलब विद्रोह एक तरह से इंडियन नेवी का बॉम्बे में। और अंग्रेज लोग घबरा गए थे, बोले कि अगर ये किसी दिन पूरे देश में फैल गया तो फिर वहां से जान बचा के भी नहीं भाग पाओगे, है ना। अभी आजकल देखते हो ना, देशों में डिक्टेटर को क्या करते हैं, बस वही करते हैं। तो उसके पहले ही वो लोग निकल लिए, समझ गए।
और वो ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा था, और सभी जगह ऐसा हो रहा था, और उनके पास कंट्रोल करने की कैपेसिटी खत्म हो गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। सो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी उन्होंने प्रॉस्पेरस से किस सिचुएशन में ला दी, उन्होंने हमको बना दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हम केवल रॉ मटेरियल देंगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए वो आसाम वगैरह में चाय की पत्ती, वो हम तो चाय वाय पीते नहीं थे, उन्होंने ही लाया ये कल्चर। तो आसाम वगैरह में चाय की पत्ती का एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू करवा दिया। वो पत्तियां जाती हैं कहाँ, इंग्लैंड जाती थी, और इंग्लैंड में जाके उन पे प्रोडक्शन होके वो चाय जिस फॉर्म में वो पत्तियां कर देते हैं ना, रोस्टेड, ग्राइंडिंग और ये सब कर देते हैं उसका। ऐसे हमारे साथ चाय का लेके, और अफ्रीका में कॉफी, कोको बीन्स वहां पे ज्यादा होते हैं। तो ये वहाँ यहाँ से ले जाएंगे रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स खुद बना के लाएंगे, है ना। ऐसी कॉटन यहाँ से ले जाएंगे, फिर शर्ट वो लोग बनाएंगे और इंडिया में लाके एक्सपोर्ट करेंगे और हम हमें पहनाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की। प्रोडक्शन हम लोग करते ही नहीं थे, रॉ मटेरियल तो हमसे वो फ्री फ्री ही ले जाते थे, ये मान लो, और प्रोडक्शन करके ले आते थे। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में बना दिया। तो हम सप्लायर हो गए रॉ मटेरियल के, और कंज्यूमर हो गए फिनिश गुड्स के। सप्लायर हो गए रॉ मटेरियल के, और कंज्यूमर हो गए फिनिश गुड्स के। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, हमारा ये फीचर था इंडियन इकोनॉमी का, हमारी पहचान। और हमको बोलते भी थे, तुम गरीब लोग हो, पिछड़े लोग हो, इकोनॉमी फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसका लेवल कैसा था? वेरी लो। नेशनल इनकम मतलब ऑलरेडी हम मैक्रो में पढ़ चुके हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बेस होती है नेशनल इनकम, और जीडीपी बेस होती है कि कितना फाइनल गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो इंडियन इकोनॉमी में, फाइनल प्रोडक्ट यू कैन से, है ना। तो गुड्स एंड सर्विस जो लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करता है, उसी से लोगों की फैक्टर, मतलब, और जब क्योंकि जब गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो उसमें दो एलिमेंट इंक्लूड रहते हैं, एक होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और एक होते हैं फैक्टर इनकम्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, और फैक्टर इनकम इनसे रिलेटेड रेंट, ठीक है, और तुम्हारा इंटरेस्ट और प्रॉफिट और वेजेस। तो ये चारों लोगों को इनकम की तरह मिलता है, तो हाथ में, तो उससे पर कैपिटा इनकम बन जाती है। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों यू कैन से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। इंडिया की जीडीपी निकालते हो, जीडीपी अच्छी होगी, जीडीपी अच्छी होगी तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए इनको बनाने के लिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से आते हैं, और हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके जो कमाती है उसको वो बोलते हैं, हाउस होल्ड वाले क्या बुलाते हैं, फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, किस नाम से, वेजेस के नाम से मिलेगा, कैप इंटरेस्ट के नाम से मिलेगा, प्रॉफिट के नाम से मिलेगा, रेंट के नाम से मिलेगा। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। पर उस समय तो हमसे प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, हम तो कंज्यूमर थे और रॉ मटेरियल उगाते थे बस, प्रोडक्शन करने तो वो लोग ले जाते थे। जीडीपी उनकी बढ़ रही थी, ब्रिटिश इकोनॉमी की। तो हमारी जो नेशनल इनकम थी वो भी लो थी, और पर कैपिटा इनकम भी लो थी। और उन्होंने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ा साफ, बहुत ना, बहुत ये अंग्रेज जाने के बाद भी अंग्रेज की थिंकिंग नहीं गई ना। तो जो जो बुक लिखने वाले हैं वो ऐसे लिखते हैं, नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड। अरे सिंसियर अटेम्प्ट, उनका उल्टा अटेम्प्ट था। पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव कोशिश कर रहे थे वो। बट ठीक है, अब जो लिखा है समझो। नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया टू मेजर नेशनल इनकम। और तो और देखो, इनकम को बढ़ाने का अटेम्प्ट तो एक अलग एंगल होता है, उन्होंने तो मेजर भी नहीं करवाते थे हमारी नेशनल इनकम को। वो देखते ही नहीं थे, उनको मतलब ही नहीं था तुम, तुम्हारी नेशनल इनकम क्या है, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम क्या है, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम खाना खा भी पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे हो।
बहुत उस समय ऐसी स्थिति थी वाकई में, इंडिया की ये स्थिति कर दी उन्होंने 200 साल में लूट लूट के, कि आपके टाइम पे आपके पास 2 टाइम का खाना नहीं था, क्योंकि आप खाना खाने के लिए एग्रीकल्चर चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स का, वो फूड उगाने ही नहीं देते थे। आप उगा ही नहीं सकते, आपको कैश क्रॉप्स ही उगानी है। ये सब बहुत बाद में देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ा हमको इंडिपेंडेंस के बाद। दूध नहीं बचा था, वो केवल वो जानवर उगाते थे जिनको वो खा सकते हैं, राइट। व्हाइट रिवॉल्यूशन लाना पड़ा दूध की कमी को पूरा करने के लिए, कई साल ये कोशिशें करनी पड़ी। ओके, सो उन लोगों का कोई अटेम्प्ट नहीं था कि नेशनल इनकम क्या है तुम्हारी, उसकी मेजरमेंट कर पाओ। ठीक है, तो उन्होंने तो कभी मेजर करा ही नहीं। अंग्रेजों ने 200 साल में हमारे लिए मेजर करके भी नहीं दिया कि तुम्हारी नेशनल इनकम क्या है। इंडिविजुअल लोग अटेम्प्ट मारते थे कि यार चलो इंडिया की इकोनॉमी का, ताकि वो थोड़ा नॉलेज दे पाए लोगों को, रिक्वेस्ट कर पाए ब्रिटिशर्स से, दुनिया में और भी जो पावरफुल कंट्रीज है उनको बता पाए कि इंडिया के क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किए गए, उसमें दो बड़े फेमस नाम हैं, दादा भाई नौरोजी, आर सी देसाई और वी के आर राव। तो वी के आर वी राव का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है ना, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी भी होगी। इन्होंने जो एस्टिमेट लगाए थे डॉक्टर राव ने, दे आर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, इसको ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो एक तो लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, ब्रिटिशर्स द्वारा कोई सीरियस अटेम्प्ट ही नहीं था टू मेजर नेशनल इनकम। वो तो नेशनल इनकम हमारे लिए मेजर करके भी नहीं देते थे। इंडिविजुअल लोग ये कोशिश करते थे, वो इंडिविजुअल लोगों के नाम मैंने तुम्हें बता दिया, दादा भाई नौरोजी, आर सी देसाई, वी के आर रामाराव। तो ये जो लोग थे, डॉक्टर राव, ये लोग जो थे, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे लिए, एक एक दो नंबर के लिए, वो जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ट्रू फॉल्स बनते हैं उसके हिसाब से ये टॉपिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब की स्टडी कर लें अपन, दादा भाई नौरोजी क्या बोल रहे हैं, आर सी देसाई क्या बोल रहे हैं, वी के आर राव क्या बोल रहे हैं, अगर हम इन सबको भी स्टडी कर लें तो ओवरऑल एवरेज बेसिस पे ये समझ में आता है कि आपकी जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है, 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ मतलब समझ रहे हो ना, 1901 से लेकर 1950, पूरी सेंचुरी तो 100 साल की थी, तो उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1950 तक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस देन 2% थी। और ये वो वाला टाइम था जब बहुत तेज डेवलपमेंट थे, आज के रेट मत सोचो 5-6%, उस समय रेट चलते थे 20%। हर साल डेवलप होती थी इकोनॉमीज, क्योंकि मशीनरी रिवॉल्यूशन आ ही आया था, बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी दुनिया। हम उसमें लेस देन 2% पे थे। ये लेस देन 2% करके क्यों छोड़ दिया पता है? क्योंकि नेगेटिव थे। कभी कभार कोई कोई साल में अपन 2% आ गए होंगे, नहीं तो वैसे लिखते ना अबो दिस थे, अबो तो कुछ थे ही नहीं। लेस देन 2% नीचे तुम जितना सोच सकते हो सोच लो। और पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही थी 0.5% पे। 0.5 मत देखना, 0.5%, मतलब ये तो इज्जत से लिखने का तरीका है, 0.00 परसेंटेज है ना, 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन से लाइक दिस, ये फिगर है तुम्हारा। सो ये ग्रोथ थी पर कैपिटा की। अरे ये तो ये चीजें हैं, मैं कंक्लूड करता हूँ मेरा लेक्चर। एक जनरल सा स्टडी था, आप कल मतलब इसका अगला लेक्चर जो आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्पेसिफिक बात करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे, और वो सारी डिटेल आने वाली है। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड तो मैं अभी से ही बता रहा हूँ कि हमारी जो एवरेज एज थी वो 32 पहुंच गई थी। इतने लोगों की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बुरी थी, बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। और जो बड़े एडल्ट की एज भी है वो बहुत लो थी। वो हमारा जो एजुकेशन मतलब इवन लिट क्या बोलते हैं, ये लोग तो सीधे उठा के काम पे लगा देते थे ना, लोगों को पढ़ने ही नहीं जाने देते, स्कूल ही नहीं जाने देते। एक नॉलेज तो अलग चीज होती है, अपना नाम लिखना, कुछ पढ़ पाना, कोई लैंग्वेज लिख पाना, जिसको आप बोलते हो लिटरेसी। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा लो था, और गर्ल्स के मामले में तो खत्म ही हो गया था। तो
ये इतना वो बनते हैं, अंग्रेज लोग क्या बनते हैं, मॉडर्न। दे आर वेरी क्रूअल। ठीक है। यूरोप के सभी देश उस समय क्रूएलिटी पे थे, चाहे जर्मनी हो चाहे इंग्लैंड हो, ये लोग शायद कंपटीशन करते थे कि ज्यादा क्रूएल कौन है। तो खैर, हम अंग्रेजों के हाथ से चढ़े थे, कोई जर्मनी के हत्थे चढ़ा था, कोई फ्रांस के हत्थे में था। तो ये वैसा ही टाइम था। अब सिकुड़ गए हैं ये लोग। हम्म, देखते हैं आगे इनके क्या हाल होने। आज भी ये लोग उन सालों के उन ईयर्स के बेसिस पे ही खा रहे हैं, और अफ्रीका के देशों को आज भी कॉलोनी बना रखा है। ये आज की ट्रुथ है। इस सेंचुरी में भी उन लोगों ने कॉलोनी बना रखी है अफ्रीका में, और जो हमारे साथ हो रहा था लगभग वो आज भी कर रहे हैं देशों के साथ। खासतौर पर फ्रांस की सबसे ज्यादा कॉलोनी बची है अभी भी। इंग्लैंड तो अब खत्म हो गया। ओके, सो दैट्स इट। फिर आगे देखते हैं अगले लेक्चर में।